नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से और कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं यह वीडियो नहीं बना पाया या इसमें विलम्ब हो गया, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। पर अब ऐसी बात नहीं होगी और यह वीडियो निरंतर बनते रहेंगे। दोस्तों, आइए हम संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने ये जो अपने पिछले वीडियो में देखा कि कहाँ से हम पढ़ें और जो है संविधान क्या होता है। अब आइए भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ और संविधान को का निर्माण करने वाली जो संस्था थी या संविधान निर्माती संस्था थी, उसे हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं और उस संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। तो आइए संविधान सभा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो संविधान सभा के बारे में जिन्होंने हमें बताया कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, यह बात 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने सबसे पहले ये बात कही थी कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन के उपरांत उन्हें लगा कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और भारतीय खुद ही अपने लिए कानून बनाएं। उन्होंने तो एक बार यह भी कहा था कि अगर कानून नहीं या प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले कब अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो अगस्त 1940 में, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, पहली बार अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और जिसमें मुख्यतः भारतीय हों। यह बात भारतीयों को नागवार गुजरी, क्योंकि भारतीय चाहते थे कि अगर उनके देश का संविधान है तो मुख्यतः भारतीय क्यों, केवल पूर्णतः भारतीय होना चाहिए। इसी वजह से यह प्रस्ताव भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और भारत की संविधान सभा नहीं बन पाई। उसके पश्चात क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में संविधान सभा के लिए। इसमें कहा गया था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, किंतु भारतीयों को यह भी मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि क्यों जो है विश्व युद्ध के उपरांत हो, पहले ही क्यों ना हो जाए। इसी वजह से भारतीयों ने इसको भी अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने, तो आपको पता होगा, यह इम्पॉर्टेंट है, इस प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक की भी संज्ञा दी। दोस्तों, सबसे पहले किसने संविधान सभा के बारे में बात कही थी, यह हमें पता हो गया। और उसके बाद दो प्रस्ताव आए जिनको हम इतिहास में मुख्यतः पढ़ते हैं, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव, जिसने जो है संविधान सभा की बात की। अब कौन सा ऐसा प्रस्ताव था जिससे हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और जिसने संविधान का निर्माण किया, तो वह उस समय इटली की सरकार थी और 1946 में सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया, जिसने भारत की संविधान सभा के गठन की बात कही। और इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। एक पैथिक लॉरेंस थे, इससे अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और तीसरे और अंतिम एवी अलेक्जेंडर थे। इन तीनों ने मिलकर भारतीय संविधान सभा के गठन की योजना रखी। आइए तो हम अब देखते हैं कि किस प्रकार उसकी क्या योजना थी और किस प्रकार संविधान सभा का गठन होना था। दोस्तों, संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान सभा किस प्रकार कार्य करनी थी या जो है संविधान सभा में कितने लोग होने थे, इसकी भी चर्चा जो है कैबिनेट मिशन ने की थी। तो संविधान सभा में कुल 389 मेंबर चुने जाने थे, 389 सदस्य चुने जाने थे और जो प्रत्यक्ष अर्थात चुनाव के द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने थे अर्थात उनका मनोनयन होना था। तो ये 389 सदस्य किस आधार पर चुने जाने थे, तो यह 389 सदस्य दोस्तों प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था। प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति का चुनाव होना था, जिसमें से
389 सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश इंडिया से, अर्थात जो ब्रिटिश द्वारा सीधे सीधे जो है संचालित हुआ करते थे या शासित थे, और जो चार सदस्य थे वह चीफ कमिश्नरी से, जिस प्रकार आज जो है यूनियन टेरिटरीज है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार से उस समय चीफ कमिश्नरी होते थे। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था कि वो चार चीफ कमिश्नरी क्या थे। तो पहला दिल्ली, जो आज भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरा अजमेर जो कि राजस्थान में है, तीसरा कुर्ग जो अब कर्नाटका में है, और चौथा कमिश्नरी था बलूचिस्तान जो अब पाकिस्तान में मौजूद है। तो 296 लोग जो चुने जाने थे 389 सदस्यों में से, उसमें से जो प्रत्यक्ष चुनाव से जुड़े थे वो इस प्रकार थे, और जो 93 सदस्य जो है चुने जाने थे वो देसी रियासतों से, जो सीधे नहीं अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा शासित थे, और उनका मनोनयन किया जाना था। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि संविधान सभा के निर्माण के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, और इसी दिन उसकी प्रथम बैठक हुई। और इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। इनका चुनने का आधार क्या था? तो इनका चुनने का आधार था कि यह एक प्रोटेम स्पीकर थे, जिस प्रकार आज प्रोटेम स्पीकर होता है। तो इन सभी सदस्यों में से यह सबसे जो है बुजुर्ग सदस्य थे, अतः जो है ये जो है इनको सबसे बुजुर्ग होने के वजह से इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किंतु उसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें केवल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। 207 सदस्यों ने, मित्रों ने क्यों भाग लिया? क्योंकि जो है जो सदस्य थे इसमें जो है आपके मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने जो है भाग नहीं लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अब तक स्पष्ट हो चुका था 9 दिसंबर तक कि जो है अब पाकिस्तान का निर्माण होगा, तो उन्होंने इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया। और बाकी जो देसी रियासत थे के 93 सदस्य वह अभी तक निर्धारित ही नहीं कर पाए थे कि वो उनको किस देश में जाना था, अतः उन्होंने भी भाग नहीं लिया। तो 73 सदस्य जो है मुस्लिम लीग के और 93 देसी रियासतों के सदस्यों ने भाग नहीं लिया, अतः इसमें 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो 9 महिलाओं ने इसमें दोस्तों 9 महिलाओं ने भाग लिया, जो बाद में संविधान सभा में होकर 15 महिलाएं हो जाती हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जो 207 सदस्य, जब पहले संविधान सभा की जो बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9 महिला सदस्यों ने। उसके पश्चात उनकी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 15 हो जाती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जो इसमें भाग ली थी? तो उनका नाम था बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। अब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है और राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष अगर आता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो हमें लिखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और अगर पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप जरूर इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि प्रश्न क्या है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी सदस्य बनने के पश्चात उसके दूसरे ही दिन, मतलब तीसरे दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का
प्रारूप या स्वरूप किस प्रकार का होगा, भारत किस प्रकार का राज्य होगा, तो यही उद्देशिका को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। तो यह जो प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित हुआ था, प्रस्तुत किया गया था, उसे पारित करने में इतना समय, इतना विलंब क्यों लगा? इसका यह कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे कुछ विद्वानों ने माना कि जब तक मुस्लिम लीग को हम मना नहीं लेते हैं या मुस्लिम लीग जब तक भाग नहीं ले लेती है, तब तक हम जो है उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे। किंतु जब यह पता लग जाता है कि अब पाकिस्तान का गठन होगा तो मुस्लिम लीग अब भाग नहीं लेगी, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम कुछ बातों को जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, किंतु वह सबसे पहले जो चुनाव लड़ते हैं वह बम्बई से चुनाव लड़ते हैं संविधान सभा के लिए, किंतु वह हार जाते हैं। उसके पश्चात वह मुस्लिम लीग की सहायता से वह जयसूर कुलना, जो कि अब बांग्लादेश में और पहले पूर्वी पाकिस्तान में है, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। उसके पश्चात जब भारत आज़ाद हो जाता है तो वह सीट उन्हें रिक्त करनी पड़ती है, क्योंकि फिर पाकिस्तान का गठन हो जाता है। और इस प्रकार जो है उन्हें BN राव जी, जो कि सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे, उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर कि उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है संविधान के निर्माण में, अतः आज़ादी के पश्चात उन्हें M जयकर के स्थान पर बम्बई से मनोनीत किया जाता है, जहां वह पहले हार जाते हैं। तो यह दो प्रश्न बन सकते हैं कि पहला वह कहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो वह चुनाव जीतते हैं जयसुर कुलना से, जो कि अब बांग्लादेश में है, और पहले पूर्वी पाकिस्तान में। किसकी मदद से जीतते हैं? जी, मुस्लिम लीग की मदद से जीतते हैं। भारत की आज़ादी के पश्चात उन्हें कहाँ से मनोनीत किया जाता है? बम्बई से मनोनीत किया जाता है। तो यह कुछ इम्पॉर्टेंट है। आइए हम कुछ BN राव के बारे में जानते हैं कि BN राव जी, जो कि एक सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे, जो कि एक समिति थी। पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, ये BN राव जी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये एक ICS ऑफिसर थे। तब इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से, IS जो आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तब इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से चलती थी। तो वह एक ICS अधिकारी थे और वही सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। और भारत के जो सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जज होते हैं वो भी BN राव जी थे। यह बहुत ही विद्वान थे। इन्होंने बर्मा के भी जो है संविधान के निर्माण में बहुत मदद की है। तो ये सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे और जो है इन्होंने हमारे संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपको एक बात बताऊं, जो एक प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के नाम से भी कभी कभी प्रश्न आता है। पांडुलेखन समिति या अंग्रेजी में कभी कभी लिखकर आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके जो अध्यक्ष थे BR अंबेडकर जी, इन्होंने प्रारूप का निर्माण नहीं किया था। प्रारूप का निर्माण BN राव जी ने किया था। BN राव जी ने ही ड्राफ्ट का निर्माण किया था, या प्रारूप का संविधान का। और यह समिति जो, जिसके अध्यक्ष प्रारूप समिति के, पांडु लेखन समिति के अध्यक्ष जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जो है इस पर विचार विमर्श किया। तो प्रारूप किसने बनाया था? प्रारूप दोस्तों BN राव ने बनाया था, और उसकी समीक्षा करने का जो कार्य था वह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर जी के कंधों पर था। और आइए हम कुछ कमेटियों के बारे में जानते हैं, जिसमें से एक मुख्य जो कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति का कार्य प्रारूप का बनाना नहीं था, प्रारूप को बनाया था BN राव जी ने, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है BR अंबेडकर जी थे। किंतु उसके अतिरिक्त उनके 7 सदस्य और थे, और उन 7 सदस्यों पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह 7 सदस्य कौन थे। तो BR अंबेडकर जी अध्यक्ष ही थे, एक सदस्य,
गोपाला स्वामी अयंगर दूसरे सदस्य, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें सदस्य जो थे वो के.एम. मुंशी जी थे, और छठे सदस्य टी.टी. कृष्णमाचारी जो खेतान साहब के मृत्यु के बाद बनाए गए थे, वो छठे सदस्य थे, और सातवें सदस्य माधवराव जी थे। तो इन सातों सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है कि कौन इनमें से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। आइए आगे देखते हैं कि संविधान सभा के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी। तो कुल 13 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से कुछ प्रमुख समितियों के बारे में हमने देखा। पहला सलाहकारी समिति, जिसके अध्यक्ष बी.एन. राव जी थे। दूसरे जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चौथी जो समिति थी वह है संचालन समिति। दोस्तों, संचालन समिति का कार्य कौन करेगा? संचालन की बात करेंगे तो अध्यक्ष साहब ही जो है संचालन का कार्य करेंगे। तो अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके पश्चात प्रांतीय संचालन समिति। प्रांत के बारे में बात किया जाए तो प्रांत हमेशा हम दिमाग में ले आएंगे वल्लभ भाई पटेल जी का, क्योंकि उन्होंने ही सभी प्रांतों को इकट्ठा किया था और उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ये एक जर्मनी के बिस्मार्क थे जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। वह बात की बात है, जब मैं आपको विश्व इतिहास के बारे में बताऊँगा तब हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। और संघ शक्ति समिति। संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों, कुल 12 अधिवेशन हुए संविधान के निर्माण के लिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अधिवेशन हुए, और अंतिम अधिवेशन जो होता है वह है 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन होता है। तो आपको याद रखना है कि कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। और जो है कब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया। इसके पश्चात इस दिन को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको एक बात बता दूं, जो है अभी हाल ही में 150वीं वर्षगांठ थी किसकी? कुछ ही समय पहले, कुछ साल पहले अंबेडकर जी की। तो अंबेडकर जी के जो है उस दिन 26 नवंबर 1949 का संसद को जो अधिवेशन चला था, उस दिन से 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 125वीं वर्षगांठ के स्वरूप। इसके पहले उसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। और इस दिन क्या पूरा संविधान लागू हुआ था? नहीं दोस्तों, केवल 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। केवल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और इन 16 अनुच्छेदों के विषय में कहाँ बताया गया है? तो अनुच्छेद 394 में उन 16 अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे। उसमें कुछ नागरिकता संबंधी अनुच्छेद थे। उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का क्या कारण था? तो आपको बता दूं, दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और वह यह घोषणा करते हैं कि हर वर्ष 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। और याद होगा, रावी नदी के तट पर उन्होंने जो है प्रसिद्ध तिरंगा लहराया था। तो इस खास दिन को जो है ये हमेशा याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान को लागू किया गया। और इस दिन को अब हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के रूप में इस वजह से नहीं मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारी जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस दिन की वजह से हम अब 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों, तो हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अधिकतर लोगों को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता है या जो नई तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देख लें। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उम्मीद करता हूं दोस्तों, संविधान सभा के विषय में सारे छोटे से लेकर बड़े जो प्रश्न बन सकते हैं या बनेंगे, उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों कृपया कर इस वीडियो को देखें और शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।